अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा जो है वो ख़त्म हो गया था। आज हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 decomposed into नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 in a reversible reaction। एक केमिकल है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, साथ में उन्होंने इसका फॉर्मूला भी दे दिया है कि N2O4 डिकम्पोज्ड, जो कि डिकम्पोज हुआ है यानी ब्रेक डाउन हुआ है, टूटा है और उसमें क्या बनाया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डिकम्पोज हुआ। डिकम्पोज होने के बाद उसने क्या बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ तक तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। अब आगे है कि ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए Kc को ड्राइव करना है। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Kc से। तो ड्राइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन of decomposition, also interpret the unit of Kc for the balanced chemical reversible reaction। यानी इन सिंपल वर्ड, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो रिएक्शन इन्होंने दिया है इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन हमने लिखनी है। तो वाज़ेह तौर पे इन्होंने बताया है कि क्या चीज़ डिकम्पोज हो रही है, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। फार्मूला इसका यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्या है, N2O4। हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इस तरह से डबल एरो के साथ शो करते हैं। ये डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के बाद क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, दिया गया है, ठीक है। अब हमने ये इक्वेशन यहाँ पे लिख ली है, लेकिन अभी ये बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स थे और यहाँ पे नाइट्रोजन का सिर्फ 1 एटम है। तो हम जब नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे तो हमारी इक्वेशन पूरी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे 2 लगाने से इक्वेशन बैलेंस हो गई। कैसे, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4। तो ये हो गई हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एज वी नो, हम पढ़ के आ चुके हैं, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Kc से। Kc से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो हमारे पास आ जाएगा KCNO2। मोलर कंसंट्रेशन को, इसके एक्टिव मास को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। यहाँ पे इसके साथ जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है हम इसको एज एक्सपोनेंट देते हैं, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे 2। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, N2O4। N2O4, इसके साथ यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो हमें यहाँ पे कोई भी पावर लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ये क्या निकाला है हमने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, Kc हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे लिखा है कि आल्सो इंटरप्रेट द यूनिट ऑफ Kc फॉर द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो अब हम यूनिट ऑफ Kc को कैलकुलेट करते हैं। Kc is the active mass of product divided by the active mass of reactant। तो Kc is equal to, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 टाइम्स है, तो
मैं 2 दफा लिखती हूँ इसको, मोल dm माइनस क्यू, मोल dm माइनस क्यू। ये मैंने 2 मर्तबा क्यों लिखा है, यहाँ पे ये 2 टाइम क्यों लिखा है, इसलिए कि यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या था हमारा, प्रोडक्ट के साथ जो है वो क्या था 2, तो हमने यहाँ पावर क्या लगाई थी 2। 1 मोल के लिए क्या यूज होगा, मोल पर dm क्यूब, और 2 मोल है 2 मोल्स है तो मोल पर dm माइनस क्यूब का स्क्वायर। स्क्वायर को मैंने इस तरह से लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। रिएक्टेंट साइड पे जस्ट 1 मोल है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल dm माइनस क्यूब। अब ये इसके साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा और Kc का यूनिट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मोल पर dm क्यूब। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर Kc और ये हो गया यूनिट। चलिए जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि PCl5 phosphorus pentachloride, phosphorus trichloride and chlorine gas are at equilibrium at 500 Kelvin in a closed container are 0.8 multiplied by 10 raised to the power minus 3 mole per decimeter cube, 1.2 multiplied by 10 raised to the power minus 3 mole per decimeter cube and 1.2 multiplied by 10 raised to the power minus 3 mole per decimeter cube। ये क्लोज कंटेनर है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, क्लोरीन गैस है, कितने टेम्परेचर पे हैं, 500 केल्विन पे मौजूद है। इन तीनों चीज़ों का कंसंट्रेशन दे दिया गया और उसके बाद जो है वो पूछा गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc, के Kc के लिए वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कीजिए। तो जाहिर है कि सबसे पहले फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है तो सबसे पहला जो कंसंट्रेशन है इसी का है, लेकिन इसको हम लिखने से पहले, डेटा बनाने से पहले हम इसकी रिवर्सेबल रिएक्शन की इक्वेशन देख लेते हैं। तो यूजुअली होता क्या है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डीकम्पोज होता है और डीकम्पोज होने के बाद क्या बनाता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस। किन 2 चीज़ों में डीकम्पोज होता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस। तो ये कैसे बनेगी इक्वेशन, PCl5 रिवर्सिबल रिएक्शन PCl3 प्लस Cl2, ये हमारे पास रिएक्शन आ जाएगा। अगर हम रिएक्शन को सही नहीं लिखते हैं तो फिर जाहिर है हमारा सारा क्वेश्चन फॉर द वैल्यू ऑफ Kc विल बी रॉन्ग। तो हमें इक्वेशन को लाजमी सही लिखना है। हमें पता होना चाहिए कि हमेशा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डीकम्पोज होता है और जब डीकम्पोज होता है तो क्या बनाता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस। तो ये कंबाइन होगी, ये नहीं बनाते बल्कि ये डीकम्पोज होके जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में ये 2 चीज़ें बनाता है। अब हम इसके लिए डेटा बनाते हैं और डेटा बना के जो सारे कंसंट्रेशन हमें दिए गए हैं, गिवन है, हम वो लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मोल पर dm क्यूब। उसके बाद हमारे पास क्या है, PCl3। तो PCl3 हमारे पास कितना है, 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मोल dm क्यूब। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, Cl2। कितना अमाउंट दिया है, सेम अमाउंट है, 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मोल dm क्यूब। अच्छा, क्या पूछा गया यहाँ पे, क्या रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है हमारे पास वैल्यू ऑफ Kc एट 500 केल्विन। अब टेम्परेचर यहाँ पे गिवन तो होता है लाजमी, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है टेम्परेचर की। एज वी नो
What is Kc? Kc is the active mass of product divided by the active mass of reactant. तो इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये Kc इक्वल टू, प्रोडक्ट हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास क्या है PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और दूसरा हमारे पास है Cl2 गैस यानी कि क्लोरीन गैस। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट किसी भी जगह पे नहीं है तो पावर हम यहाँ पे हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कोएफिशिएंट नहीं है तो पावर भी हम नहीं लगाएंगे। वैल्यूज को पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा Kc इक्वल टू PCl3 की हमारे पास कितनी है 1 मल्टीप्लाइड 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -3। क्लोरीन गैस हमारे पास सेम है 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -3। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का कंसंट्रेशन हमारे पास कितना है 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -3। अच्छा, मैंने इसके साथ यहाँ पे यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं किया है इसलिए कि हमने यूनिट नहीं पूछा, लेकिन डेफिनेटली यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ भी हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट दो थे और रिएक्टेंट एक है, तो मोल पर डीएम क्यूब मोल डीएम क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट हमारे पास क्या आएगा मोल डीएम माइनस क्यूब। उसको बाद में डिस्कस करते हैं। Kc इक्वल टू, इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो लिखते हैं हम 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 इक्वल टू 1.44 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस की पावर तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6। अब हमारे पास क्या आ गया ये 1.44 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -6। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3। इसको सॉल्व करते हैं। 1.44 को डिवाइड करेंगे 0.8 से तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 1.8। Kc इक्वल टू 1.8 और आपको पता है कि ये पावर जो है ये ऊपर चली जाती है और जब ऊपर चली जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3। 0.8 से हमने डिवाइड किया 1.44 को और इस पावर को हम ऊपर लेकर चले गए, तो अब माइनस का 6 है माइनस का 3 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा Kc इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -9। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट इसके साथ भी यूनिट इसके साथ भी, यहाँ पर भी एक यूनिट और एक यूनिट कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा मोल डीएम माइनस क्यू। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -4। क्वेश्चन में पहले ही हमें Kc की वैल्यू बता दी है, कितनी है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -4। और रिएक्शन क्या है कि हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज होता है और क्या बनाता है हाइड्रोजन बनाता है और आयोडीन बनाता है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है। At a given temperature, the molar concentration of reaction mixture is
हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -5, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -5 मोल पर डीएम क्यूब, आयोडीन की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -5 मोल डीएम -क्यूब। अब सारी जो रिएक्टेंट था, जो प्रोडक्ट था, उसका कंसंट्रेशन हमें बता दिया गया है और हमसे कहा गया है कि प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब Kc और Qc की वैल्यू का कंपैरिजन होता है तो हम डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे, हम Qc निकालेंगे। जब हम Qc निकालेंगे तो Kc की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हम दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर Qc हमारे पास जो है वो Kc के मुकाबले में छोटा आता है तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन है। Kc अगर बड़ा है और Qc छोटा आता है, Qc की वैल्यू कम आती है Kc से, तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन है। और अगर Kc की वैल्यू यहाँ पे Qc की वैल्यू Kc की वैल्यू से ज़्यादा आएगी तो फिर रिवर्स रिएक्शन होगा। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि Qc जो है इसकी वैल्यू क्या आती है। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल डेटा बनाएंगे। डेटा बनाते हैं हम इसको और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -5 मोल डीएम क्यूब। उसके बाद हमारे पास क्या चीज है, एक्टिव मास है किसका, हाइड्रोजन का, कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -5 मोल पर डीएम क्यूब। उसके बाद हमारे पास क्या चीज है, एक्टिव मास ऑफ आयोडीन कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -5 मोल डीएम -क्यूब। ये तीनों हमें गिवन थे क्वेश्चन के अंदर, तीनों क्वांटिटीज हमें बता दी गई हैं। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी दे दी गई है। इनफैक्ट हमें यहाँ पे क्या चीज कैलकुलेट करनी है, हमें Qc कैलकुलेट करना है। Qc और Kc आपको पता है कि सेम एक्सप्रेशंस है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी है इस इक्वेशन में, हाइड्रोजन और आयोडीन। तो यहाँ पे Qc क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन, एक्टिव मास ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय द एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है वो 2 लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पे जो है पावर 2 लगानी पड़ेगी, किसके साथ, रिएक्टेंट के साथ। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -5। आयोडीन कितनी है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -5। हाइड्रोजन आयोडाइड कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -5। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे ये 2 टाइम्स आएगा। 2 टाइम्स आएगा यानी कि हम इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -5 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -5। अब हम इसको इसके साथ कैंसिल कर देते हैं।
इसको हम इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 1, QC हमारे पास कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 4, तो QC हमारे पास कितना आ जाएगा 0.25। जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.25। KC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -4। अब देखो KC की वैल्यू जो है वो पावर में है, और कौन सी पावर, माइनस की पावर। इसका मतलब है कि 0.0001, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है 0.0001 और 0.25। जाहिर है कि 0.25 जो है वो बड़ा है, यानी कि QC हमारे पास बड़ा आया है और KC हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो छोटी वैल्यू थी, QC के मुकाबले में छोटी वैल्यू थी। तो हम क्या लिखेंगे कि रिएक्शन इज द रिवर्स रिएक्शन बिकॉज द QC इज ग्रेटर देन द KC। रिएक्शन इज रिवर्स because